Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. अगर आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की तरह 60 प्लस हैं या नियरिंग 60 हैं तो आई एम श्योर आपको उनकी हेल्थ की चिंता होती होगी एंड आप कोई ना कोई सही हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए देख रहे होंगे। अब देखो, मैं कोई इंश्योरेंस सेल्समैन नहीं हूं, तो मैं आपको ना वो घिसे पिटे तरीके से डराऊंगा नहीं कि क्या हो सकता है, व्हाई यू नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस, अभी खरीद लो। मैं ये सब नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं और आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बावजूद अगर आपने नहीं लिया है ना, तो उसके प्रैक्टिकल रीजंस है। डराने से कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिकल रीजंस ये होते हैं कि कई बार हमारे पेरेंट्स को कुछ एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती हैं जिसके कारण कोई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें मिल नहीं रहा होता है। कई बार प्रीमियम हमारी पहुंच से बहुत बाहर हो जाता है। तो मैं ना ब्रॉडली आपको गिल्ट ट्रैप में नहीं फंसाऊंगा कि ले लो अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस। आई नो आप उनकी केयर करते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा कैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सको बिना मिसगाइड हुए। दिस इज प्रांजल कामरा। आप देख रहे हैं फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। देखो, ये वीडियो ना शायद जिंदगी भर आपके काम आएगा, तो मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाना चाहता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसी पॉलिसी से बच के रहना है, क्या नहीं करना ना। मैं हमेशा आपसे कहता हूं ज्यादा जरूरी है बजाय कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसी पॉलिसीज को अवॉइड करना है, या पूरा अवॉइड ना भी कर सको तो उन नेगेटिव क्लॉजेस को मिनिमाइज करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसीज में आपको क्या स्पेसिफिकली सीख करना है, क्या आपको ढूंढना है। और उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसीज में आपको स्पेसिफिकली कौन सी अच्छी चीजें ज्यादा सीख करनी है, ज्यादा ढूंढनी है। पहली चीज, अगर आपके पेरेंट्स को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, ना उनको डायबिटीज है, ना बीपी है, ना थायराइड है, कोई भी मेजर बीमारी नहीं है, छोटा मोटा इंफेक्शन हुआ हो, वायरल हो जाए, कभी फ्लू हो जाए, अलग बात है, लेकिन कोई मेजर क्रॉनिक डिजीज अगर नहीं है तो आपको स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन प्लान देखने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे अपने लिए एक नॉर्मल जनरल पर्पस ब्रॉड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हो ना, वैसे ही उनके लिए भी एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना। इसे हम टेक्निकल भाषा में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लेते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स फुल्ली फिट हैं और बहुत ज्यादा एडवांस एज भी नहीं है, 65 से कम है, कोई क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। आपको सीनियर सिटीजन प्लान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये आपका एक सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। अब मैंने जनरल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे ना बहुत से वीडियोस बनाए हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है सेकेंड कंडीशन में, कि किसी को ऑलरेडी कोई लाइफस्टाइल डिजीज है किसी के पेरेंट को, या वो एक बार ट्राई कर चुके हैं नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने का, वो नहीं मिल रहा है। इन दो पर्पसेस के लिए ये वीडियो है। तो अगर आपके पेरेंट भी इस कैटेगरी में फिट होते हैं तो उनको अलग से सीनियर सिटीजन प्लान लेने की जरूरत नहीं। आप ये वाला वीडियो देख लो, 3 ऑप्शंस हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसके पास चले जाना। ये वीडियो शायद आगे आपके काम ही ना आए। अगर आपके पेरेंट्स सेकेंड कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो 60-65 से ज़्यादा एज के हैं और उन्हें कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज है, देन दिस वीडियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिर मोस्ट प्रोबेबली ना उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं मिलेगा और उन्हें देखना पड़ेगा एक सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ऐसा क्यों? ये दो अलग अलग प्लान्स, ये दो अलग डिफरेंसेस क्यों? पहले इसको समझते हैं। इसको हमें इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट कैसे होगा? जब वो ऐसी पॉलिसीज इशू करें जिसमें प्रीमियम तो मिले लेकिन क्लेम कम से कम देना पड़े। अब अगर कोई एडवांस्ड एज का है या उसे कोई लाइफस्टाइल बीमारी है तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन जाने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर वो हॉस्पिटलाइज होगा और उनकी इंश्योरेंस, मैं एज ए इंश्योरेंस कंपनी उनको पॉलिसी दूंगा तो क्लेम मुझे देना पड़ेगा, मुझे लॉस होगा। इस कारण इंश्योरेंस कंपनीज ये जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान है ये देने से कतराती हैं टू इंडिविजुअल्स जो ऑलरेडी किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं या जो कंप्लीटली हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो उन्हें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हाई रिस्क केस मानती हैं। तो उन्हें लगता है यार क्लेम देना पड़ जाएगा, इससे अच्छा पॉलिसी नहीं देते। 10,000 की हम पॉलिसी देंगे, पता चला 10,000 कमाने के चक्कर में हमको कल को 5 लाख रुपए पे करने पड़ गए, इससे अच्छा पॉलिसी मत दो। तो ये रीजन है जिसके कारण ये डिस्टिंक्शन क्रिएट होता है कि जब कोई एडवांस्ड एज का है या उसे डिजीजेस है तो उसे ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं मिलता।
साउंड्स थोड़ा पैराडॉक्सिकल, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यार जिसको जरूरत है तुम उन्हीं को नहीं दे रहे हो। तो एज अ कस्टमर इट फील्स थोड़ा अजीब, लेकिन इसको एज अ बिजनेस समझें तो समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, बट एटलीस्ट मुझे लॉजिक समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए इफ योर पेरेंट इज अबव 60-65 या कोई डिजीजेस है तो वी शुड फोकस ऑन सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। अब जो मेरा पिछला लॉजिक है वो ये है कि ये इसको इंश्योरेंस कंपनियां हाई रिस्क केसेस मानती हैं इसलिए पॉलिसी नहीं देती, तो फिर सीनियर सिटीजन पॉलिसी अलग से बना के क्यों दे रही है? 2-3 रीजन है। पहला, इनमें ना प्रीमियम ज्यादा होता है, ये बात आप मान लेना, ये बात आप समझ के चलना। तो इंश्योरेंस कंपनी जो एडिशनल रिस्क ले रही है उसके बदले उसे ज्यादा प्रीमियम भी मिल रहा है, तो इट्स वेल कंपनसेटेड फॉर द हायर रिस्क इट्स टेकिंग। दूसरा, इसमें ना कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। जैसे पहली कंडीशन, कोपे। कोपे यानी कि जब भी आप क्लेम करोगे तो उस जो अमाउंट है उसका कुछ प्रतिशत आपको देना है और कुछ प्रतिशत इंश्योरेंस कंपनी देगी। मान लो हॉस्पिटलाइजेशन में 5 लाख का बिल आता है और उसमें कोपे क्लॉज है 20%, तो उस केस में 5 लाख का 20%, 1 लाख आप खुद पे करोगे, तब जाके 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से देगी। तो यानी इसमें रिस्क जो है वो डिवाइड हो गया, वो स्प्रेड हो गया। बिना कोपे वाली मिल रही है तब तो सोचना ही क्या, बेस्ट है। लेकिन अगर कोपे वाली ही मिल रही है तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये कम से कम हो, जितना कम उतना आपके लिए अच्छा। ब्रॉडली हम एक बात को समझते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन पॉलिसीज को आइसोलेशन में देखोगे तो ये आपको खराब लगेंगी, और हाँ, जनरल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज से उतनी अच्छी तो ये नहीं है, उनके मुकाबले तो खराब ही है। लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा ना आपके मम्मी पापा को, तो जीरो इंश्योरेंस से बेटर है कि ये वाला इंश्योरेंस हो। तो 5 लाख का अगर बिल आए तो 5 लाख मेरी जेब से ना जाए, 1 लाख तो चलो मैं कैसे भी अफोर्ड कर लूंगा, बाकी 4 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर दे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये नो इंश्योरेंस से मच बेटर ऑप्शन है। तो इसको आइसोलेशन में मत देखना, अपनी सर्कमस्टांसेस में ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, ऐसा समझ के चलना। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो स्ट्रिक्ट रूम रेंट लिमिट्स होती है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि 5,000 से ज्यादा का रूम होगा तो हम पैसा नहीं देंगे, 7,000 से ज्यादा का होगा तो हम नहीं देंगे। और इसमें ना कंपनी फिर बहुत सारे एस्ट्रिक लगाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि मान लो 5,000 की रूम रेंट लिमिट थी, मेरा रूम 6,000 का है तो कंपनी 5,000 ही देगी, 1,000 पर डे मैं दे दूंगा। कंपनी बोलेगी नहीं, आपने जो अलाउड है उससे ऊपर का रूम लिया, हम कुछ भी पे नहीं करेंगे। तो इस तरह के रूम रेंट लिमिट वाले चक्रों में मत पड़ना। हाँ, कई पॉलिसीज में ना परसेंटेज लिमिट होती है कि मान लो टोटल कवर 10 लाख का है तो उसका 2% पर डे ही हम रूम रेंट में देंगे। उस तरह का है तो आप कैलकुलेट मेंटली करके देख लेना कि यार 10 लाख का 2% हो रहा है 20,000 पर डे, ठीक है, इससे ऊपर का रूम क्या ही होगा। क्योंकि कई बार ना जब आप पॉलिसी शॉर्टलिस्ट करोगे तो पता चलेगा इसको आप टोटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये परसेंटेज वाली लिमिट, वो भी अगर अच्छी खासी हो और आपको लगे चलो मैं 10 लाख का कवर ले रहा हूं, इसका 1%, 2%, 10-20 हजार होता है, ठीक है, ये एक रीजनेबल लिमिट है तो चला लेना। वरना रूम रेंट वाली लिमिट वाली स्कीम में जिसमें छोटी लिमिट हो, स्ट्रिक्ट लिमिट हो, फंसना मत, उस पॉलिसी को तुरंत बाय बाय करना। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फालतू की सब लिमिट डाल देते हैं। ये डिजीज में हम इतना ही देंगे, वो वाली डिजीज में हम इतना ही देंगे। तो आपकी पॉलिसी हो सकती है ज्यादा अमाउंट की, मान लो 10 लाख की, लेकिन वो बोल देंगे कि अगर अच्छा बाईपास कराया आपने उसमें तो 3 लाख में हो जाता है, तो उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। तो ये ध्यान रख लेना कि बहुत ज्यादा सब लिमिट्स ना हो। देखो, इससे आप पूरा बच नहीं पाओगे क्योंकि इसमें एक क्लॉज हमेशा होता है जो होता है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। ये क्लॉज ये बोलता है कि हम ना उतना पे करेंगे जितना कि जनरली उस इलाज के लिए उस शहर में बाकी हॉस्पिटल्स में लगता है। मान लो उस शहर के ज्यादातर हॉस्पिटल किसी सर्जरी का 2 लाख रुपए लेते हैं, अब आपके पास 10 लाख का कवर है तो आपने 10 लाख का क्लेम कर दिया, हॉस्पिटल ने 10 लाख का बिल भी बना दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी नहीं नहीं, हम ऐसे बहुत सारे क्लेम इस शहर में देते हैं, 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर का बिल नहीं होता, हम तो उतना ही पे करेंगे। तो एक ये ब्रॉड लिमिट तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा लगा के रखेगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी और लिमिट्स हो जाती है ना, एक दिन का रूम का इतना ही देंगे, एम्बुलेंस का इतना ही देंगे, दवाइयों का इतना ही देंगे, हर चीज में जो लिमिट लगा देते हैं, ऐसी पॉलिसीज से बच के रहना। जितनी माइक्रो कंडीशंस कम होंगी उतनी आपकी पॉलिसी ठीक है। जितने ज्यादा स्टार, एस्ट्रिक, सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन्स होंगे, बच के रहना उस पॉलिसी से। तो देखो, अभी मैंने बताया कि किन चीजों को अवॉइड करना। अब आगे
मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों को प्रेफरेंस देना, व्हाट्स गुड इन अ पॉलिसी। लेकिन मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूं ना, मैं आपकी स्पेसिफिक कंडीशन, सिचुएशन, आपके पेरेंट्स की हेल्थ नहीं जानता हूं, तो मैं एक बहुत ही जेनरिक एजुकेशनल कंटेंट आप तक डिलीवर कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक तो इंश्योरेंस एडवाइजर हूं नहीं, और दूसरा मुझे आपका स्पेसिफिक यूज केस पता नहीं है। तो अगर आप DIY, डू इट योरसेल्फ अप्रोच से कंफर्टेबल नहीं हो और आपको लगता है नहीं, मुझे तो कोई एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दे, तो इससे पहले कि मैं आपको DIY अप्रोच में पॉलिसी कैसे सेलेक्ट करना है उसकी डिटेल्स में जाऊं, इफ यू प्रिफर एक्सपर्ट हैंड होल्डिंग, तो आई थिंक आप डिट्टो इंश्योरेंस को कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी ना अच्छी बात यह है कि ये अनबायस्ड तरीके से आपको फ्री में बेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन देते हैं। आपने इनकी वेबसाइट में जाके अगर अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, तो बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह ना दिन रात आपको स्पैम कॉल्स, ईमेल्स ये नहीं होंगे। बहुत अनोइंग हो जाता है इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म में, तो ईमेल, फोन नंबर डालने से डर लगता है। थैंकफुली डिट्टो के साथ ऐसा नहीं है। और जब भी भगवान ना करे आपको क्लेम लेने की जरूरत पड़े ना, तो डिट्टो एंड टू एंड पूरा प्रोसेस आपके बिहाफ पे हैंडल कर लेगा, क्योंकि उस समय आप अपने परिवार वालों का ध्यान दे सको, ना कि पॉलिसी हैंडलिंग में फंसे रहो। तो वो एक असिस्टेंस भी आपको मिल जाएगा, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप भी पॉलिसी सिलेक्शन में डिट्टो की हेल्प लेना चाहते हो, तो उनके साथ ना एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं आता हूं कि अपनी सीनियर सिटीजन पॉलिसी में खास करके आपको किन चीजों पे नेगोशिएट करना है, या सिलेक्शन के समय किन चीजों का ध्यान रखना है कि ये जितना आपके फेवर में हो, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। पहली चीज, वेटिंग पीरियड। देखो, जनरली ना ये जो सीनियर सिटीजन प्लान्स होते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है हम कवर तो कर रहे हैं आपको, लेकिन जो ऑलरेडी डिजीजेस हैं उनमें अगर अगले 2 साल या 3 साल तक हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना, तो वी विल नॉट कवर दैट। इसको ना रिड्यूस करने की कोशिश करना। कई कंपनीज इसका एक फॉर्मल एड ऑन भी देती हैं, जो होता ही जिसका नाम ऐसा कुछ है कि वेटिंग पीरियड रिडक्शन राइडर। अलग अलग भाषा में यही चीज वो कहते हैं। तो इसको कोशिश करना, या तो ये पूरा हट ही जाए और आपको डे 1 से कवरेज मिले, या मैक्सिमम 1 साल का ही वेटिंग विंडो हो, सेकेंड ईयर से आपको कवरेज मिले। इस पे ना आप जितना नेगोशिएट कर सको करना। अगर थोड़े और पैसे देके राइडर भी लेना पड़ रहा है जिससे ये वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो या रिड्यूस हो, वो भी करना। दूसरा, कभी कभी ना, जैसा आपने कार इंश्योरेंस में, बाइक इंश्योरेंस में देखा होगा, नो क्लेम बोनस मिलता है। कभी कभी हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये होता है कि अगर 2 साल क्लेम ना लो तो कवरेज बढ़ जाए। अगर ऐसा कुछ अवेलेबल है, इट्स गुड टू हैव। इसको डील ब्रेकर जैसे मत ट्रीट करना, लेकिन अगर ये 2 पॉलिसी में आप कंफ्यूज हो, काफी सिमिलर है, और कोई ये भी ऑफर कर रहा है, तो ऑप्ट फॉर दैट। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा ये पॉलिसीज एक्सपेंसिव होती हैं, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज से ज्यादा एक्सपेंसिव। तो आपको ये लग सकता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड, और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं इसलिए लेता ही नहीं। ये गलती मत करना। आप ये पॉलिसी ले लेना, जितने की आप अफोर्ड कर सको उतने की ले लेना। 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, मैं कहूंगा मिनिमम 5 लाख की तो लेना। अच्छा होगा अगर आप 10-20 लाख की भी ले सके, लेकिन 5 लाख की लेना। लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन है ना, आप जितने की पॉलिसी अफोर्ड कर पा रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए, उतने की ले लेना। मान लो आप 5 लाख की ही अफोर्ड कर पा रहे हो, जो प्रीमियम आ रहा है, आप वो ले लेना। उसके ऊपर ना एक सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। ध्यान रखना, राइडर नहीं है ये, एक सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, जिसका नाम है सुपर टॉपअप इंश्योरेंस। एक टॉपअप भी होता है और एक सुपर टॉपअप होता है। टॉपअप फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस इज यूजलेस अगर आप सुपर टॉपअप ले रहे हो। नाम से ऐसा लगता है कि टॉपअप के ऊपर सुपर टॉपअप है, जरूरी नहीं है। आपके पास बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, टॉपअप को भूल जाना, सुपर टॉपअप लेना। सुपर टॉपअप यानी क्या? सुपर टॉपअप में एक सिंपल कहानी होती है कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो एक बेस अमाउंट तक सुपर टॉपअप पॉलिसी पे नहीं करेगी। जब बिल उस थ्रेशहोल्ड के ऊपर जाएगा, तो ही सुपर टॉपअप पॉलिसी पे करेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने 1 साल के लिए एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ली। ये पॉलिसी ये बोलती है कि 1 साल तक अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन बिल 1 साल में कभी भी 5 लाख के ऊपर जाएगा, या साल भर में टोटल बिल भी, मान लेते हैं मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हुए, 2 बार हुए, एक बार 4 लाख का बिल बना और एक बार 5 लाख का बिल बना, तो ये जो पहली बार 4 लाख का बिल है ना, इसमें वो जो सुपर टॉपअप पॉलिसी है वो कुछ भी पे नहीं करेगी, क्योंकि 5 लाख का थ्रेशोल्ड पार नहीं हुआ है।
तो वो आपको खुद देने पड़ेंगे। अगली बार जब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उसी साल, तो आपका 5 लाख का बिल बना। अब इसमें पहला 1 लाख सुपर टॉपअप वाली कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि 5 लाख तक उसने पे नहीं करना है, तो पहले का 4, अभी का 1। उसके बाद के जो 4 लाख रुपए हैं वो सुपर टॉपअप पॉलिसी पे कर देगी। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि इसको आप अपनी बेस सीनियर सिटीजन पॉलिसी से कंबाइन कर सकते हो। यानी ये जो 9 लाख वाला केस है, इसमें पहली बार जब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और 4 लाख का बिल बना, तो ये पे हो जाएगा जो आपके पेरेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो अभी अपन ने पूरे इस वीडियो में डिस्कस किया। तो 4 लाख का बिल वहां से पे हो गया। अगली बार भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो 1 लाख का बिल बेस पॉलिसी से पे हो गया, क्योंकि वो पॉलिसी आपने 5 लाख की ली थी। उसके बाद के जो 4 लाख है वो आपको सुपर टॉपअप पॉलिसी से मिल जाएगा। तो ज्यादा बड़ा कवरेज मिल गया आपको, 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिल गया। अब सवाल ये उठ सकता है, अगर ऐसा करना है तो मैं 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना ले लूं? नहीं, वो बहुत महंगी आएगी एज कंपेयर टू, मान लो आप सिर्फ एक 10 लाख रुपए की कवर वाली सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। अज्यूम करते हैं कि उसका, ये अजम्पशन है, अज्यूम करते हैं कि उसका प्रीमियम आ रहा है 40,000 रुपए वर्सेस, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वर्सेस अगर आप 5 लाख रुपए की सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेते हो और 5 लाख रुपए की सुपर टॉपअप लेते हो, तो 40,000 के बदले ना हो सकता है आपका प्रीमियम 28,000 या 30,000 रुपए आए। 25-30%, कभी कभी तो 40% का भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि सुपर टॉपअप पॉलिसीज आर चीप। क्यों चीप है? वही बिजनेस लॉजिक। क्योंकि एज एन इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरर मैं ये सोच रहा हूं कि ठीक है, 5 लाख तक का तो हॉस्पिटलाइजेशन पे मुझे कुछ पे नहीं करना ना। हो सकता है इनका ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन हो कि 5 लाख से कम में ही काम हो जाए, तो ये बीमार हुए भी तो मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ता। तो मेरा रिस्क सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गया। क्योंकि मेरा रिस्क रिड्यूस हो गया, इसलिए मैंने आपको प्रीमियम सस्ता दे दिया। इसीलिए अगर अफोर्डेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, तो आप एक लोअर कवरेज का बेस इंश्योरेंस के ऊपर एक सुपर टॉपअप ले लेना, और आपके पास एक बड़ा कवरेज हो जाएगा एट अ मोर अफोर्डेबल कॉस्ट। तो ये चीज का ध्यान रखना। रिगार्डलेस, क्रोनोलॉजी भूलना नहीं। द बेस्ट ऑप्शन इज कि आपके पेरेंट अगर फिट हैं तो उनको एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कम से कम 10 लाख का सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना, अगर आपको नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव वाला नहीं मिल रहा है तो। द थर्ड बेस्ट ऑप्शन, अगर आप 10 लाख रुपए का ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो अमाउंट डिवाइड कर लेना, बेस पॉलिसी का कवर कम करके अफोर्डेबिलिटी बढ़ा लेना, और हायर कवरेज के लिए सुपर टॉपअप ले लेना। द वर्स्ट ऑप्शन इज कि आप इसमें से कुछ भी ना लो। ये प्लीज मत करना, इतनी मेरी बात मान लेना। वंस आपने अपने अपने परिवार का इंश्योरेंस सॉर्ट कर लिया है, सबका अप्रोप्रिएट कवर ले लिया है, तब सही समय है, सही क्रोनोलॉजी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचें, अभी के इस गिरे हुए मार्केट का फायदा उठाएं। लेकिन क्रोनोलॉजी सही रखना। इफ यू थिंक इंश्योरेंस इज सॉर्टेड एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, देन वी एट फिनोलॉजी कैन हेल्प यू विथ फिनोलॉजी 30। हर महीने 2 या 3 स्टॉक्स, जिससे साल भर में आपका 30 स्टॉक्स का एक बास्केट बन सके, पिक्ड फॉर लॉन्ग टर्म, 5 साल से प्लस अगर आप होल्ड करेंगे तो ही फिनोलॉजी 30 इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू। फिनोलॉजी 30 का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस में जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपके पास क्लियरली 2 ऑप्शंस हैं, इन पॉइंटर्स को आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, आई नीड अ कंसल्टेंट, तो जैसा मैंने कहा, आप डिट्टो के साथ एक फ्री कॉल भी बुक कर सकते हैं। जब आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे तो अपनी क्वेरी के साथ ना आप हिंदी या इंग्लिश टाइप कर देना, क्योंकि डिट्टो अब आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो ना उसमें आपको गाइड कर देगा। तो आप अपनी लैंग्वेज भी मेंशन कर देना। और देखो, यू नो मी, मैं हार्डली कोई ब्रांड रिकमेंड करता हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बट आई थिंक डिट्टो, बहुत सालों से अब मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, रिलायबल लोग हैं। बल्कि मुझे आप फीडबैक भी देना कि सब ठीक रहा ना। आई डोंट वॉन्ट टू अटैच माई नेम विथ एनी ब्रांड जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील ना करूँ। डिट्टो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं आया तो बिंदास डिसलाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझसे क्या गलती हुई एंड हाउ कैन आई गेट बेटर।
इफ़ यू लाइक माई वर्क तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशंस भी मेरे वीडियो के मिलते रहे। और अगर आपने ये किया हुआ है एंड यू फील कि फिर भी मेरे वीडियोस आपसे मिस हो जाते हैं, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप ना मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ जब भी आई हैव समथिंग टू से, यू विल गेट एन अपडेट ऑन व्हाट्सएप। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।